आज फिर से है हल्की सुस्ती और हल्की कमजोरी का संकेत। कल की शानदार रिकवरी के बाद आज वायदा कारोबार की है हफ्ते की एक्सपायरी। कमजोर शुरुआत के बाद कैसी रहेगी रेंज और आज अमेरिका में है बेहद अहम ट्रेडिंग सेशन। इससे पहले क्या करें, तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कल तो हमारे बाजारों में चुस्ती थी, पर आज ग्लोबल सुस्ती के बीच हमारा कैसा हाल रहेगा, ये जानना है अनिल जी के साथ। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या क्या? ट्रिगर्स अमेरिका से भी है, हमारे अपने भी हैं दीप। और अमेरिकी बाजारों से अगर आप देखें तो डाउ 30 अंक नीचे बंद हुआ है। कल भारतीय बाजार जब बंद हुए तो हमें लगा था कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स कितना करीबन 150 पॉइंट ऊपर थे, 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर थे। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो अमेरिका में प्रदर्शन उतना मजबूती का रहा नहीं। ऊंचाई से 250 अंक फिसल कर बंद हुआ है। और साथ ही साथ हमारे अपने ट्रिगर्स में 5 महीनों की ऊंचाइयों पर आ चुकी है महंगाई 7.4%, जो कि हमारे अनुमान से थोड़ी ज़्यादा रही है। और आईआईपी ग्रोथ भी नेगेटिव में गई है। 18 महीने बाद ये आपको देखने को मिलेगा। आज नतीजों के लिहाज से इन्फोसिस के नतीजे भी हैं और बायबैक पर भी विचार करेगा इन्फोसिस, और साथ ही साथ माइंडट्री के नतीजे हैं। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जिन पर रहेगी नज़र। लेकिन जो दो रिजल्ट्स आ गए हैं उन पर भी नज़र रहेगी। एचसीएल टेक और विप्रो, इन दोनों के नतीजे आए और दोनों ही अलग अलग दिशा में आज आपको दिख सकते हैं। तो इन पर भी हम विस्तार से करेंगे थोड़ी ही देर में, इन नतीजों का विश्लेषण भी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी बात करने के लिए। कल लग रहा था कि थोड़ा मोमेंटम अच्छा हो जाएगा, अमेरिका के भी साथ था, ग्लोबल मार्केट्स का भी साथ था, हमारे बाजार बढ़िया मोमेंटम में थे। बट कैसा एक्शन हो गया सर शाम को? ये जो तो हल्की फुल्की रिबाउंड आ रही थी 5 दिन 6 दिन में पहली बार, वो भी नहीं सस्टेन हो पाई। थोड़ा सा कल सरप्राइजिंग ये रहा कि आखिरी समय में डाउ थोड़ा सा ढीला हो गया। हालांकि कल पूरा दिन भर लगभग हरे निशान में समय बिताया डाउ ने। नेस्डेक ने कोई ज़्यादा वक्त लाल निशान में रहे नहीं। लेकिन कल उम्मीद भी तो तेजी की थी। और ऐसा देखा जाए तो लगातार 6 दिन से आपके नेस्डेक नीचे बंद हो रहा है। परसों की 32 पॉइंट की तेजी छोड़ दे तो अमेरिका भी लगातार 6 दिनों से नीचे ही बंद हो रहा है। तो अमेरिकी बाजारों में और दोनों ही इंडेक्स, चाहे नेस्डेक हो चाहे डाउ हो, रुझान नीचे की तरफ ही है। क्या बदल सकता है या क्या बिगाड़ सकता है, वो आज रात समझेगा। महंगाई के आंकड़े हैं, अनुमान है 8.1% के आसपास आने का। 8.3% पिछले महंगाई की दर थी अमेरिका में। इस पर डिपेंड करेगा कि महंगाई के आंकड़े किस तरह के आ जाते हैं, वो मेक और ब्रेक हो सकता है। अगर महंगाई के आंकड़े मजबूत आते हैं, मजबूत इन द सेंस कि थोड़ा अनुमान से ज़्यादा गिरकर अच्छे आंकड़े आते हैं, तो अमेरिकी बाजार नेचुरली ओवरसोल्ड है, 6 दिनों से लगातार गिर रहे हैं, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकते हैं। और अगर महंगाई के आंकड़े खराब आए तो ऑलरेडी कमज़ोर बाजार को नीचे धक्का देने के लिए उनकी मतलब काफ़ी है, हो सकता है। हाँ, सो मेक और ब्रेक वाला मामला है। और अगर बढ़कर आते तो कितना बढ़कर आते हैं और घटकर आते हैं तो कितना घटकर आते हैं, वो वाली सवाल है। तो लेट्स सी आज नंबर्स कैसे आते हैं, क्या होता है, उसके हिसाब से कल डिसाइड करेंगे। जब सबको पता है और इतना बड़ा है तो फिर क्यों दिमाग लगाना, कल की कल देखिए। दोनों तरफ का रिएक्शन आ सकता है, दोनों तरफ का आ सकता है। ज़्यादा संभावना ये है कि महंगाई के आंकड़े के बाद थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करें। उसकी वजह ये नहीं कि महंगाई के आंकड़े बहुत अच्छे आ जाए, उसकी वजह है कि 6 दिनों से आप लगातार गिर कर, है ना, आप हल्के होकर बाजार में जा रहे हैं, कुछ हद तक ओवरसोल्ड होकर आप महंगाई के आंकड़ों में जा रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से, न कि इकोनॉमिक डेटा के लिहाज से। तो मार्केट का रिएक्शन न सिर्फ इकोनॉमिक डेटा पर होता है, बल्कि कई बार ये होता है कि आप बड़ी इवेंट के पहले पोजीशन आपकी कैसी है। सो अमेरिका बड़ी इवेंट के पहले हल्का होकर जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। सो आई थिंक एक तो महंगाई से जूझना है, बाकी भी और सारे ट्रिगर्स हैं। आप बताएं तो, आप कहें तो मैं शुरू करूँ? करते हैं सर, क्योंकि अगर महंगाई से जूझना है तो जूझना तो हमें भी है सर। हमारी बढ़कर आ गई 7.4%, 7.3% का अपवर्ड एस्टिमेट था, उससे भी ज़्यादा बढ़कर आई। हालांकि कच्चे तेल के दाम तो गिर रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया सर? दीप, खाली महंगाई का आंकड़ा चलो बढ़कर आया तो भी ठीक है, लेकिन साथ साथ में आप आईआईपी के नंबर देखिए, -0.8%, -1%। 5 महीनों की ऊंचाइयों पर महंगाई दर और 18 महीनों की निचले स्तर पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है। दवा का असर जिनको होना चाहिए बीमार है उनको नहीं हो रहा है, जो हेल्दी स्वस्थ लोग हैं उनको हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, वो बीमार, उन पर असर दिख रहा है। तो महंगाई का खतरा और महंगाई की जो समस्याएं हैं वो अमेरिका की ज़्यादा है। ब्याज दरें वहाँ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ असर नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ असर साफ दिख रहा है। बड़ा असर ग्रोथ पर है। सो कहीं न कहीं हम ग्लोबल महंगाई और अपनी महंगाई को देखकर ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसका असर दिख रहा है। सो
लेकिन उसके बावजूद महंगाई कम होकर नहीं आना, ये थोड़ी चिंता की बात है दीप। मुझे लगता है कि इसके चलते आरबीआई को फिर से एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ानी ही पड़ेगी। अब मेंटली हमें ये तैयार होना पड़ेगा कि अगली पॉलिसी फिर से 0.5% वाली है। 0.5% वाली ना, इन नंबर्स के दम पर तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप 7.5% के आसपास महंगाई पर हैं और अगर यूएस भी 8% प्लस पर है तो, और वो हो सकता है। सो आई थिंक ये आंकड़े थोड़े से परेशान करने वाले दोनों ही फ्रंट पर, कि न तो आपकी महंगाई कम हो रही है अभी तक के एक्शन से, और न ही आप ग्रोथ बचा पा रहे हैं। हालांकि एक महीने से आईआईपी के डेटा के बेसिस पर एक अंदाज लगाना थोड़ा जल्दबाजी है, और जनरली आईआईपी के नंबर्स को आपको ट्रेंड के तौर पर देखना चाहिए। कई बार है ना, वो डेटा कैप्चरिंग वगैरह में काफ़ी कुछ होता है, लेकिन जो डेटा सामने है वो है, उन पर हमें रिएक्शन तो देना ही। तो आई थिंक ये नंबर थोड़े से खराब दिख रहे हैं। खराब दिख रहा है, रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि यूजुअली मार्केट्स उतना अगर हम देखें तो रिएक्ट नहीं करती हैं, बट हाँ डेफिनेटली थोड़ी चिंता की बात है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी घटना और इन्फ्लेशन का भी बढ़ना। फिलहाल एसजीएक्स भी थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, डेज लो पर एसजीएक्स इस समय आपको आते दिखेगा। हालांकि अमेरिकी फ्यूचर्स होल्ड आउट करने की इस समय कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी तो कंसर्न है इकोनॉमी को लेकर और आगे की पॉलिसी को लेकर। इनफैक्ट फेड के मिनट्स भी आए थे और वहाँ पर भी यही बात चल रही थी अनिल जी की जो एक बाजार में आशा बनी हुई है, होप बनी हुई है कि फेड जल्दी से अपना रुख बदल सकता है, इतना अग्रेसिव नहीं हो। मिनट्स में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा और फेड भी कह रहा है कि डेटा में तो हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हम अपना नजरिया बदलें इस बारे में। बात सही है दीप, फेड की मीटिंग के मिनट्स में कहीं कोई ऐसी राहत वाली संकेत नहीं है, और मतलब जो टफ स्टैंस है ना कि भाई हम लड़ेंगे, मारेंगे, ठोकेंगे इन्फ्लेशन को, वही वाली बात है। हाँ, इसमें कहीं कोई स्टैंड में बदलाव नहीं तो क्या होता है, कभी कभी होता है कि जब मीटिंग के बाद फेड चेयरमैन बात करते हैं, बात करते वक्त उनका मूड कैसा है उससे लोग जज करते हैं, लेकिन अंदर मीटिंग में क्या हुआ वो तो लिखा हुआ है ना, तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ना, वो अच्छा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ समस्या एक नहीं है। कल फिर देखिए अमेरिका ने कहा कि वो रशिया से एल्यूमिनियम लेना बंद करेंगे, उस पर रोक लगा सकते हैं। एल्यूमिनियम का दाम के 7% मतलब रह रहे कि किसी न किसी को कुछ न कुछ मस्ती सूझ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। कभी रशिया को, कभी यूक्रेन को, कभी अमेरिका को। मतलब प्रॉब्लम यह है कि इतना लंबा समय हो जाने के बावजूद भी कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल सर, और वो चिंता की बात है। मतलब हमेशा अपने कहते हैं ना दीप की बात करने से बात बनती है। अगर कोई डिफरेंसेस है, कुछ है, लड़ पीट भी लिए, मार लिए एक दूसरे को, गाली भी दे दी, आओ बैठ के बात करते तो बात सुलझ जाती है, या कम से कम उतनी कड़वाहट नहीं रहती जितनी पहले थी। करेक्ट भाई, आप ठीक है लड़ लिए, युद्ध कर लिया, तो अब दोस्त तो नहीं बनोगे, लेकिन दुश्मनी भी कितनी करनी है उसकी भी तो एक लिमिट है ना, और कितनी समय तक करनी है। मतलब ऐसा थोड़ी कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा लड़ते ही रहेंगे। तो अब भाई इतना सब हो गया। अच्छा, और ये ऐसा युद्ध है जिसमें सब इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं खाली दो देशों के बीच में रहा, पूरी दुनिया वाले में कोई न कोई किधर किधर डायरेक्टली इनडायरेक्ट, फिर भी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये चिंता मार्केट के लिए बड़ी। और दूसरी बार मैं जो कह रहा हूँ रशिया यूक्रेन की वजह से, और अब है ना ग्रेजुअली ये इन्फ्लेशन का नंबर देखने के बाद कमोबेश अमेरिका के महंगाई और अमेरिका के ब्याज दरों के ट्रिगर हमारे लिए खत्म ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ खत्म। हाँ, उसके बाद अपने समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होना है। कमोवेश समझ में आ जाएगी इस नंबर के दम पर, क्योंकि देखिए क्या है, धीरे धीरे ना जैसे हम इस साल के अंत में और अगले साल में जाएंगे, इन्फ्लेशन के लिए आपको बेस इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा अमेरिका में। अगला इन्फ्लेशन हायर इफेक्ट पे आएगा, पिछला इन्फ्लेशन लोअर बेस इफेक्ट पे आ रहा है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया अगस्त का ही आया ना, नहीं सितंबर, सॉरी अगस्त का आईआईपी, तो सितंबर का आंकड़ा है। अगले साल सितंबर में आप देखेंगे तो आपको 7.5 के बेस पे करना है ना, तो पहले से बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है। करेक्ट। तो सेम सिचुएशन आएगी दिसंबर जनवरी के बाद, वो आना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है बेस इफेक्ट से ऑलरेडी आप मार्च तक जाएं तो 3.5-4% का इन्फ्लेशन ऑलरेडी हो जाए, प्लस आपने जो किए काम उसका असर दिखेगा। सो मेरे ख्याल से ये महीने 2 महीने हमें और इन्फ्लेशन की बात करनी है, उसके बाद हम करेंगे भी नहीं। अगला जो प्रॉब्लम वाला है मामला वो यूरोप का है। वो तो है। और एक और चीज बताऊं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, हम बार बार कह रहे हैं कि आज अमेरिका के डेटा देख लेंगे, आज अमेरिका में महंगाई क्या आती है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम आज अमेरिका के डेटा देखकर खत्म नहीं होने वाली। उसका रीजन ये है कि अब अगले हफ्ते तक हमें ये देखना है कि ब्रिटेन में क्या होता है, क्योंकि जो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सडनली बोला कि हम बॉन्ड बाइंग खत्म कर रहे हैं, सिस्टम में जो पैसा डालने का उनका काम है, वो बोले कि अब हम नहीं डालेंगे। 2 हफ्ते डाला, अब तुरंत रोक रहे हैं, शुक्रवार के बाद नहीं करेंगे।
वहां के जितने पेंशन फंड है उनकी बैंड बच जाएगी। बैंड बच जाएगी, बिल्कुल सर। बॉन्ड यील्ड जोर से बढ़ेंगे। ऑलरेडी अमेरिका में 4.5% के आसपास आ गए हैं। हाँ, ये यूके सॉरी वाला, ब्रिटेन में। हाँ, अमेरिका में 4% या 4.5% है। अगर आपके बॉन्ड्स नहीं बिकते हैं, लिक्विडिटी नहीं है, वहाँ पेंशन लेने वाले लाइन लगी रहती है भाई साहब। कैसे आप उनको पैसा दोगे, क्या करोगे? तो हाई तौबा मच जाएगी। यस। तो आई थिंक कहीं मतलब है ना, एक तो है ना यूके में न तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखती है, बार बार तो प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है। करेक्ट। ऊपर से पॉलिसी, बैंक ऑफ इंग्लैंड 2 हफ्ते पहले बोलता है हमको खरीदना है, 2 हफ्ते बाद बोलता है नहीं खरीदना है। करेक्ट। नई सरकार की, नई पीएम की क्या पॉलिसी कैसे होगी वो पता नहीं। सो आई थिंक यूके है ना थोड़ा प्रॉब्लम सेंटर बनता जा रहा है। तो ब्रिटेन से जो समस्याएं आ रही ना, ब्रिटेन और यूरोप, मुझे पता नहीं वहीं से सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट आ रहा है। वहीं पर आ रहा है। खेल ये बिगाड़ेंगे। और दूसरी बात, पहले आपने कहा था कि डर छोटे यूरोपीय देशों से आ सकता है। ये तो मतलब यूरोप की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैंने सही कहा था कि ब्रिटेन सारे वो काम कर रहा है जिससे कि वो छोटे हो जाए। छोटे हो जाए, एग्जैक्टली। वो छोटे होने की तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मतलब अच्छे खासे बड़े थे लेकिन छोटे होने के, मतलब जो एक देश गलत कर सकता है वो सब करने की कोशिश ब्रिटेन में हो रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब आप अपनी रॉयल ग्लोरी से कैसे एकदम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक क्लासिकल केस शायद आगे पढ़ा जाएगा ब्रिटेन के बारे में। भगवान न करे किसी देश के लिए हमेशा क्यों बोले, भले उन्होंने हम पर बहुत लंबा राज किया और बिना मतलब का, लेकिन फिर भी ठीक है, जो हुआ हुआ। लेकिन कुल मिला के जो हो रहा है ब्रिटेन और यूरोप, मुझे लगता है अगला थोड़ा स्ट्रेस पॉइंट हो सकता है। और इसीलिए आज अमेरिका में इन्फ्लेशन के डेटा के बावजूद अगले 1-2 दिनों तक मोस्टली मंडे को हमें समझ में आ जाएगा कि ब्रिटेन में जो बॉन्ड बाइंग खत्म हो रही है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, वो कैसा असर ब्रिटेन के बॉन्ड डील्स वहाँ के बाजार पर, वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम पर डालती है। बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, अगर पैनिक में उन्हें बेचना पड़ा तो डेट और इक्विटी सबकी बैंड बच सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी मतलब एक प्रॉब्लम क्या सोचे कि ये जाएगा गुरुवार को, महंगाई खत्म होगी अमेरिका की, उसके बाद दूसरा आ जाता है। तो एक गई नहीं दूसरी तैयार। अरे भाई साहब, मतलब चैन से सोने नहीं देंगे ये। हम आई मीन चैन से जागने नहीं देंगे। सोते वक्त ही चैन रहता है आजकल, तो दिन ऐसा हो गया। एब्सोल्युटली। बस डाउ फ्यूचर और एसजीएक्स मत देखो। हाँ, मतलब वो देख के मत सो। चलिए ठीक है, तो फिर आज का कार्यक्रम बढ़ाते हैं सर आगे। स्टॉक्स पर भी आपसे राय लेंगे, बट सेटअप समझे क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है। आज सेटअप में 5 संकेत आज ऐसे दीप जो न्यूट्रल हैं और एकमात्र संकेत पॉजिटिव, वो अभी तक ट्रेंड का है। बाकी एफआई, डीआई, एफएनओ, सेंटीमेंट, एवरीथिंग इज न्यूट्रल है। ठीक है। और निफ्टी पर सपोर्ट जोन के लिहाज से देखेंगे तो 16,950, 17,025 निफ्टी पर पहला सपोर्ट जोन है, और इसके ठीक नीचे 16,750, 16,850 जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट करके रख लें। हायर साइड पर 17,175, 17,250 रहेगा। इसके ऊपर जाकर टिकने पर संभावना कम है, लेकिन 17,275, 17,325 का ये आपका ऊपर का रेंज रहेगा जिस पर आपको नजर रखनी है। तो ये निफ्टी की बहुत ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, रेंज बाउंड ही दिख रहा है, छोटी छोटी रेंज दी है। बट जो आप वही जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल्स आते हैं वही आपके सामने क्लियर आ रहे हैं। जो अनिल जी कह रहे हैं 300-325 के ऊपर ही आप अच्छी तेजी में आ सकते हैं, और 800 के नीचे, 16,800 के नीचे ही क्लोजिंग में ही आप यहाँ से गिरावट दिखा सकते हैं। तो जो ब्रॉड रेंज है वो और थोड़ी नैरो हो चुकी है इस समय, ये क्लियर दिख रहा है सर। बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी 38,725, 38,800 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा, और उसके ठीक नीचे 38,500 से 38,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में तो पक्का खरीदना है, 38,500, 38,650 में आ जाए। एग्रेसिव ट्रेडर तो 725, 800 में भी लेने का सोच सकते हैं। ठीक है। 39,225, 39,300 ये है छोटी रुकावट की लेवल, पार करके टिके तो 39,550, 39,600 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऊपर के दिए नहीं है अभी तक मैंने। लेट्स सी, अगर 39,600 भी आ जाता तो हमारे लिए अच्छा अचीवमेंट है, ये हो जाएगा थोड़ा। हाँ, स्क्रीन अच्छी दिखने लगेगी, स्क्रीन अच्छी दिखेगी बिल्कुल। सपोर्ट लेवल 17,125 पर हम बंद हुए। इमीडिएटली सपोर्ट जो है 17,075, 17,025 और 17,000, ये 3 छोटे लेवल है। 16,950, 16,900 और 16,850 3 अगले लेवल निफ्टी पर सपोर्ट का 6 लेवल है। 6 लेवल ऊपर 17,150, 175 2 छोटे लेवल, 225, 250 2 मीडियम लेवल, 275 से 325 17,000 के ऊपर के, ये निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल है। अब आइए बैंक निफ्टी 39,100 के आसपास आप बंद हुए। 38,950, 38,800 2 छोटे लेवल है।
38,725 और 38,650 दो मीडियम लेवल है, 38,600 और 38,500 बड़े लेवल के तौर पर। यहाँ पर भी आज ये लेवल्स पर आपको फोकस करना है। 39,100 के ऊपर कितना जा सकते हैं? 39,175, 39,225 और 39,300, ये 3 छोटे लेवल हैं जो विजिबल है। इसके पार निकल कर टिकने पर थोड़ा चैलेंज रहेगा। 39,500, 550 और 39,600, ये 3 आगे ऊपर के लेवल। तो ज़्यादा मैंने वो लंबी चौड़ी रेंज आज दी नहीं है दीप, जबकि वीकली एक्सपायरी है। और ये मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, आमतौर पर वीकली एक्सपायरी और ग्लोबल मार्केट की इतनी अनिश्चितताओं में मार्केट रेंज के बाहर किसी एक तरफ जाने की या बड़े लेवल दिखाने की कोशिश करता है। करे तो करे, हमें नहीं हम मन नहीं है, नहीं देगा, इतने काफ़ी है, काफ़ी कभी कभी ठीक है। कल तो इससे भी कम हो रहा था। हाँ एग्जैक्टली। सो आई थिंक इतनी रेंज से काम चल जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए ब्रॉड रेंज और आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं। हल्का फुल्का ही सही, बट कल एटलीस्ट थोड़ा एक बाउंस बैक आया, थोड़ी पॉजिटिविटी बाजार में अनिल जी आती हुई देखी थी। थोड़ी बड़ी एफआईएस की पोजीशनिंग अभी 20% के नीचे, पीसीआर हल्का बढ़कर आया। एक्सपायरी के लिहाज से आज कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये? देखिए दीप, डेटा एक्सपायरी के लिहाज से पहले तो हम ये एफआईएस वाले डेटा की बात कर ले। कल जो रिलीफ रैली बनी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एफआईएस की तरफ से खरीदारी का ही आया है। अब खरीदारी आपको कैश में नहीं दिखेगी, लेकिन कैश में 542 करोड़ का जो बेचा है वो भी बड़ी रिलीफ है, नहीं तो बड़ा फिगर आता है। और एफएनओ में 1063 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद डाले हैं, 2500 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो नेट आप स्टॉक्स में देखेंगे तो 1900 करोड़ की खरीदारी है स्टॉक में, और 1000 करोड़ की खरीदारी आपकी इंडेक्स में है। तो यानी कि 3000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से आया। उन्होंने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की भी है, इसीलिए आप देखिए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की 15% से बढ़कर 19% आई। तो एक चीज क्लियर है ग्लोबली। और कल खरीदने का रीजन क्या था? रीजन सिर्फ इतना ही था कि डाउ फ्यूचर ऊपर ट्रेड कर, उसके अलावा कोई रीजन नहीं। करेक्ट। तो एक चीज समझिए, एफआईएस ने भी पूरी तरह से मार्केट को ट्रेडिंग मार्केट बना रखा है। ये डाउ फ्यूचर या कहीं अमेरिका में शॉर्ट कवरिंग का संकेत आता दिखेगा तो हम काट लेंगे। क्यों काट लेते हैं? काटने का रीजन क्या है? काटने का रीजन ये कि आप इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन पे इतना कम पे चल रहे हैं, 15-20% की रेंज में चल रहे हैं, तो आपके पास काटने के अलावा गुंजाइश नहीं है। यही अगर आप है ना ज्यादा पोजीशन पे हो तो आप थोड़ा ऊपर आ भी रहा तो बोले क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो है ना, हल्के कर सकते हो। हाँ। उल्टा आप ये सोचो कि बढ़ रहा तो ठीक है, मुझे हल्का करना है। आपके पास है ही नहीं, तो क्या करोगे? और ऊपर से शॉर्ट है या कम लॉन्ग है तो लेना ही पड़ेगा। तो एफआईएस को भी डर तो लग ही रहा है कि 16,800 तोड़ता नहीं है, है ना, बार बार 16,800 17,000 की रेंज में सपोर्ट के ऊपर आता है। जैसे लगता है तोड़ेगा डाउ ठीक हो जाता है। सो आई थिंक वो ट्रेडिंग वाली मेंटेलिटी से एफआईएस भी काम कर रहे हैं। बाकी रहा दूसरे डेटा, पुट कॉल रेशियो 0.95 थोड़ा बढ़कर भले आया है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के पुट कॉल रेशियो थोड़े से बढ़कर आए हैं, लेकिन ठीक है। और विक्स वही 1-1.5% कम ज्यादा होता है, कोई खास फर्क नहीं जी। ठीक है, तो चलिए डेटा ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है, एक तरह से शॉर्ट कवरिंग है, वो एक अच्छा संकेत हमारे लिए बना हुआ है। विक्स भी हमने कल देखा 1.5% नीचे आया, तो अगेन वहां से भी कुछ परेशानी वाली बात नहीं, उतना उतार चढ़ाव नहीं है। क्या करें सर मौजूदा पोजिशंस? स्टॉप लॉस दीप थोड़ा सा ट्रिकी है, छोटा लगाएं बड़ा लगाएं। तो मैं तो ये बोलूंगा पिछले 2 दिनों का लो है 16,950, उसके थोड़ा सा नीचे लगा ले इंटरडे ट्रेडर्स 16,925, क्लोजिंग तो 16,800 क्लियरली विजिबल है। बैंक निफ्टी में 39,500 39,600 के पहले ढंग ढंग का स्टॉप लॉस बनता नहीं है, तो इंट्राडे 38,500 या 38,600 के पहले। तो अगर जिसको ठीक ठाक सा स्टॉप लॉस लगाना है 38,600 का लगाएं, जिनको इंट्राडे में छोटा लगाना है वो 38,900 का भी लगा सकते हैं, क्योंकि 38,950 के नीचे खराब होना शुरू होंगे। लेकिन क्या मल्टीपल सपोर्ट है, 38,800 के पास सपोर्ट है, 725 पे सपोर्ट है, 650 पे सपोर्ट है, 600 पर सपोर्ट है। तो ये रेंज है ना 38,600 से 38,800 की, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आप घुस जाते हैं। तो देख लें आप अपने हिसाब से इस स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन किस लेवल की आपने ली हुई उस हिसाब से। एक चीज़ बता दूं, कल दीप हमने जब दिया भी था कि आज के 2000 में बैंक निफ्टी लीजिए, सारे टारगेट भी हासिल हुए, और इसीलिए अंत में मैंने कहा भी था कि परसों डे लो पर बंद हो रहा था, किसी को लेके नहीं जाना था। कल डे हाई पर बन रहा है किसी को, इसलिए कल हमने कहा कि आप एक बार जीरो करके जाइए, कल की कल देखेंगे। तो जिन लोगों ने सुना जीरो कर लिया, आज उनको नीचे में मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि भाई आपको कहाँ खरीदना। अभी सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपके लिए खरीदने की बेस्ट जगह जो है बैंक निफ्टी अगर आता है तो 38,600 से 38,800 है। इस रेंज में आए तो लेना ही है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। 38,600 38,800 दूर है, लेकिन आजकल दूर और पास कुछ नहीं होता। और वीकली एक्सपायरी के दिन तो दूर कुछ समझिए मत, सारी दूर की चीजें नजदीक दिखने लगती कभी भी। टाइम कहाँ लगता है? परसों आपने देखा
किस तरह से मतलब आखिरी आधे घंटे में 300 पॉइंट बैंक निफ्टी निकाल लिया। यस सर। कल आप देखो आखिरी आधे घंटे में 200-250 बढ़ा दिया। तो ये तो ऐसा ही है, आजकल 200-300 पॉइंट कोई दूर होता ही नहीं है। मूड कभी कैसे बदल जाए, और घटने में तो बिल्कुल ही दूर नहीं होता, बढ़ने में फिर भी दूर हो सकता है। घटने में तो फटाफट काम होता है। तो ये सारे स्टॉप लॉस है जो आपको लॉन्ग साइड पर रखने हैं। शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस भी आपको दे दूं। 17,200 जिनको छोटा रखना है 17,150 का रखें, कल का हाई पार करने पर 17,200 रख सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 17,331 होता है। मैंने राउंड फिगर में 17,325 रखा है। आप 350, 325 जो ठीक लगे लगा लीजिए। ठीक है सर। नई पोजीशंस फिर क्या करें आज? खरीदे निफ्टी 16,950, 17,025 की रेंज में आपको खरीदना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होगा 16,850 का। ठीक है, 17,025 के आसपास ऐसा लग रहा है, खुलने की तैयारी करेगा शायद। 16,950 के आसपास एंट्री करें। कल का लो 16,960 है, परसों का 16,950 है। इसके नीचे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर गया तो क्योंकि 75 पॉइंट ज़्यादा आपके पास कुशन नहीं है ना, बिल्कुल। गया तो फिर 16,750, 16,850 की रेंज भी आएगी। वहाँ पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अपनी रिस्क के हिसाब से देखें। टारगेट 16,075, 125 दो छोटे टारगेट, 16,175, 16,225 मीडियम टारगेट, 16,250, 16,275 फाइनल टारगेट। बेचना चाहें, मौका मिले, ऊपर आए तो 17,200 से लेकर 17,000 एक्चुअली मैंने सब 16 बोल दिए टारगेट पीछे वाले। वापस लाओ पीछे वाले। हाँ, खरीदारी वाली है ना, बोलने में 16 बोल दिया था। हाँ, तो 16,850 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 17,075, 17,125 दो पहले टारगेट हैं। 17,175, 17,225 दो मीडियम टारगेट, 17,250 से लेकर 17,275 फाइनल टारगेट। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो 17,200 से 17,275 की रेंज में आने पर बेचे। 17,350 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,125 और 17,075 दो छोटे टारगेट हैं। 17,025, 17,000 दो मीडियम टारगेट, 16,950, 16,900 और 16,850 तक के बड़े टारगेट के लिए आप बिकवाली भी ऊपर करें। दोनों काम करना है, खरीदारी बिकवाली दोनों करें। लेकिन कोशिश ये करें कि आज का काम आज ही निपटा दे, कल पर न टाले। सिंगल्स वाला मार्केट, हाँ, मतलब पोजीशन ओवरनाइट रखने जैसा बाजार है नहीं है। और मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ऐसा है तो आप अपनी भावनाओं को चेक कर लो। बैक टेस्टिंग, कल 3:30 बजे मूड तेजी करके जाने का था या मंदी करके, तेजी। परसों 3:30 बजे मूड मंदी करके जाने का था, तेजी मंदी। और हुआ क्या, उल्टा हो गया दोनों दिन। और उसके पहले भी ऐसा कई बार हो रहा है। सो आजकल मार्केट क्या कहाँ बंद हो रहे हैं, डाउ फ्यूचर क्या है, डाउ कहाँ बंद होगा, सुबह फ्यूचर क्या होंगे, हम कहाँ खुलेंगे, सब बदल चुका है। मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। इसलिए बेहतर है शांति बनाए रखें। अंडरस्टूड सर, शांति बनाए रखें, परेशान ना हों, पोजीशन हल्की रखें और इंट्राडे में ही ज्यादा करें। बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया आज जितनी स्ट्रेटेजी दी सबसे बढ़िया ये वाली जी। 38,600, 38,800 की रेंज में बैंक निफ्टी लेना है। सिंपल, मूड माहौल उस वक्त का चेक करके। खराब लग रहा है आराम से तो 38,600 पे इंतजार कीजिए। 650 पे भी ले सकते हैं, 725 पे ले सकते हैं, और बहुत मतलब एकदम दादागिरी से लेना है तो 800, 825 पे भी वहाँ शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऊपर पे शुरुआत करें, टुकड़ों टुकड़ों में एक्यूमुलेट करें। अगर एक आधी लोट लेना है तो फिर उस वक्त का मूड माहौल देखकर डिसाइड करें। क्लियर है? ठीक है, अब आइए खरीदना इस रेंज में। स्टॉप लॉस 38,500 से थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट नीचे का लगाया है, 38,475 का, यही लगाना है, दूसरा कुछ लगाना मत। नो छेड़छाड़, नीचे कर सकते हो, ऊपर नहीं करना। ठीक है, 38,450 कर लो, 400 कर लो, वो अलाउ है। बढ़ाना नहीं है स्टॉप लॉस, नहीं कर सको तो मत करना, फिर करो मत। इसमें स्ट्रेटेजी में कोई आप बदलाव नहीं करेंगे, इसी के हिसाब से करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट बन के आई है। टारगेट जो ऊपर का बनेगा 38,950, 39,100 दो छोटे टारगेट, 39,175, 225 दो मीडियम टारगेट, 39,300, 500 और 550 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में। जो लोग बेचना चाहते हैं 39,500, 39,600 के आसपास का इंतजार करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स हो सकता है आप 39,300 पे भी बेचें, लेट्स सी तब क्या होता है। 39,500, 600 में आप बेचेंगे तो सेफ है। 39,700 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 39,300, 225 और 175 तीन छोटे टारगेट, 39,100 और 38,950 मीडियम टारगेट, 38,800, 725 और 38,600 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। दोनों काम करें, ऊपर आए तो एक बार बिकवाली करने में भी चूके ना, डरे ना। ठीक है सर,
समझ गया। तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। बैन बदलाव, इंडिया सीमेंट्स बाहर आ गया, जो हम कल बता भी रहे थे आपको बैन से बेनिफिट में। डेल्टा और इंडिया बुल्स हाउसिंग दोनों बैन में बने हुए हैं, फ्रेश एंट्री किसी की नहीं है। तो आज इंडिया सीमेंट्स बाहर है एफनो बैन से। इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के लिहाज से एफनो के लेवल, ओहो मैं तो भूल ही गया एफनो के लेवल भी बताने हैं। ओके, पहले तो 17,000, क्योंकि 17,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 88 लाख शेयरों का 38 लाख शेयर आज कल ही जुड़े हैं। तो आई थिंक डीप 16,975 17,025 ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। इनफैक्ट 16,950 17,025 डेटा के लिहाज से 17,100 मेक और ब्रेक लेवल है। 17,100 के पुट पर 47 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 41 लाख शेयर हैं। तो 17,100 के ऊपर हैं तब तक आप अच्छे हैं, 17,100 के नीचे थोड़ी सी चिंता, लेकिन असली चिंता 16,950 17,025 की रेंज तोड़ने पर ही होगी, तब तक ठीक है। ऊपर में 17,200 पर हल्की फुल्की रुकावट। बैंक निफ्टी 39,000 यही एक लेवल है, मेक और ब्रेक। 39,000 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 17 लाख शेयर हैं। तो 38,950 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही कमजोरी मानिए, यानी कि 125-150 पॉइंट घट जाएं तो कोई खास चिंता नहीं। और ऊपर में 39,500 पार करना मुश्किल होगा। 30 लाख शेयर वहाँ पर ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो आपके लिए रुकावट की बड़ी जगह है। ओके, चलिए इंटरेस्टिंग सेशन रहना चाहिए। बैंक निफ्टी पर आपको रखनी है नज़र, यहाँ पर एक्शन ज़्यादा दिखेगा। बट सवाल सर ये बनता है, क्या आईटी बाजार को सपोर्ट कर सकता है? दो और दिग्गजों के नंबर्स कल आए, आज एक दिग्गज के नंबर आने वाले हैं। बट जो कल नतीजे आए, HCL टेक और विप्रो थोड़े अलग अलग से नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से दोनों ने आगे का आउटलुक बताया सर। सरप्राइजिंगली है और दोनों ही बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाने को तैयार हो रहे हैं। तो HCL टेक नंबर्स हर लिहाज से बहुत बढ़िया है और पीटे हुए शेयर के नंबर बहुत अच्छे आए। तो सबसे बड़ी बात यह कि HCL टेक का किसी को पसंद नहीं है, भाव से बहुत सस्ता है और नंबर्स हर एक फ्रंट पर आप देखेंगे, चाहे वो डॉलर रेवेन्यू देख लें, प्रॉफिट देख लें, मार्जिन देख लें, हर एक लिहाज से बहुत बढ़िया नंबर। तो नंबर में बीट है। और दूसरी अच्छी बात यह कि गाइडेंस भी इन्होंने बढ़ाया है, रेवेन्यू का बढ़ाया है। हालांकि मार्जिन्स वगैरह का, प्रॉफिट का गाइडेंस नहीं बढ़ाया है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू का गाइडेंस बढ़कर आया है जो ग्रोथ का, मुझे लगता है वो पसंद आएगा। तो ये स्टॉक 3 से 5% की तेजी दिखा सकता है। 3 से 5%? Okay. अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा तो बढ़ सकता है। खाली दिक्कत एक ही है दीप, आजकल आईटी स्टॉक से अच्छी खबर पर रिएक्ट दे नहीं रहे और दे रहे तो आने के बाद पिट रहे हैं वापस। मतलब TCS ऊपर खुला तो पिट गया। फिर आपका दूसरा क्या नाम था इसका, इन्फोसिस बोनस की खबर पर, हाँ बायबैक की खबर पर माफ कीजिएगा। हाँ, रहा सवाल विप्रो का, तो विप्रो के नंबर्स में कोई दम है नहीं, किसी भी लिहाज से बढ़िया है नहीं। मैं विप्रो को, मैं जब भी विप्रो का बाय कॉल आता था मैं बोलता था, सही बोलता था कि ये टॉप कर देता है पूरा आईटी। तो आज भी वही होगा। विप्रो के नंबर के दम पे 3-4% नीचे खुल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है विप्रो नीचे से रिकवर कर जाए, या तो विप्रो HCL टेक को नीचे ले लेगा या HCL टेक विप्रो को ऊपर कर लेगा। लेकिन है दोनों ही अलग डायरेक्शन में। कॉमेंट्री विप्रो की भी उतनी खराब नहीं है, लेकिन HCL टेक वाकई में कॉमेंट्री भी दमदार है, नंबर्स भी अच्छे हैं। तो HCL टेक में मुझे लगता है कि आज अगर आईटी में स्टार परफॉर्मर कोई रहेगा तो यही रहना चाहिए। दूसरा माइंडट्री और इन्फोसिस आज है। इन्फोसिस में तो बायबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट माइंडट्री के रिजल्ट्स भी अच्छे रहने चाहिए, ऐसा लगता है कि हाँ, मिड कैप आईटी के रिजल्ट इतने खराब नहीं होंगे जितने दिग्गजों के थोड़े मुश्किल भरे दिख रहे हैं। और दिग्गजों ने थोड़ा भी नंबर ठीक दिखाया, स्टेबल दिखा रहे हैं उम्मीद के मुताबिक, तो हो सकता है मिड कैप आईटी कंपनी उससे बेहतर प्रदर्शन कर दे। पिछली तिमाही में भी ये ट्रेंड दिखा था, इस बार भी रहना चाहिए। तो आई थिंक आज के लिए बेस्ट नंबर तो HCL टेक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। 13.5 से 14.5% का गाइडेंस थोड़ा सा बेहतर माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी के दो दिग्गज नतीजे, HCL टेक विप्रो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको आज जाते हुए दिख सकते हैं। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं और कौन से नतीजे हैं और कौन सी खबरें हैं जहां पर करना है आपको फोकस, जानते हैं हमारी टीम के साथ। कुशल, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आपके पास हुआ है। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से डेफिनेटली आज निफ्टी से आईटी कंपनी इन्फोसिस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, पोस्ट मार्केट नंबर्स आने वाले हैं, तो नतीजों के साथ साथ बायबैक पर क्या अनाउंसमेंट आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही एफएनएस पे आईटी सेक्टर कुशल आप ही ट्रैक करते हैं? जी सर, हमारी पूरी टीम को दिखाया लॉन्ग शॉट में, तो आईटी शेयर जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। देखिए तीनों को हम, हमारे तीनों जने बैठे हैं, एकमात्र कुशल है जिनके हाथ में पेपर नहीं है वो मोबाइल पर न्यूज़ पढ़ रहे हैं। मोबाइल से देख रहे हैं आप, है ना? आगे ये नॉन आईटी वाले दोनों प्रिंट आउट लेके आए, मेरी तरह से ये हैंड रिटन वाले लोग हैं। मैं भी है ना, वो लिखा हुआ ज़्यादा, मैं तो खैर लिखे हुए की आदत ये है कि याद रहता है, लिखने से मुझे याद हो जाता है।
इसलिए मैं ज़्यादा लिखता हूँ। बट आजकल की जनरेशन में तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है ना। नहीं ना। अच्छा, तो खाली जो सेक्टर आप ट्रैक कर रहे हो उसके हिसाब से फर्क होगा। बढ़िया है। दिल मतलब वो क्या पेशेंस है, दिल से ट्रैक कर रहे हैं, देखो। बताए कुशल। तो इन्फोसिस और माइंडट्री ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही कैश सेगमेंट से आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन और आदित्य बिरला मनी जैसे स्टॉक्स भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। बंधन बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कुछ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को लेकर। करीबन 12 बजे आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। साथ ही स्पार्क ये फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी कॉन कॉल होने वाली है 4 बजे, जिसमें क्लिनिकल प्रोग्राम्स और साथ ही R&D पाइपलाइन पर ये अपडेट देने वाले हैं। इनफैक्ट अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर भी नजर रखिए, प्रेफरेंशियल से जारी करने पर कंपनी की बोर्ड बैठक हो सकती है। साथ ही IPO अपडेट है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज का। आखिरी दिन अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 2 गुना ये बढ़ते हुए नजर आए थे। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन लगभग 4.9 टाइम्स हुआ था। इनफैक्ट स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल यहाँ पर भी नजर रखिए, नंबर्स कमजोर आते हुए दिखे हैं। इनके पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं जहां पर रेवेन्यू लगभग 78% गिरकर 313 करोड़ पर आया है और साथ ही कंपनी का EBITDA घाटा भी बढ़ा है 294 करोड़ के मुकाबले लगभग 370 करोड़ का। कंपनी का घाटा 297 करोड़ पर आया है 284 करोड़ के घाटे के मुकाबले। पर कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से लगभग 2200 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा है इनको। तो इस वजह से स्टर्लिंग एंड विल्सन दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों की वजह से फोकस में रहेगा। ओके, तो नतीजे और खबरें स्टर्लिंग एंड विल्सन इस पर रखेंगे नजर। कुछ और भी काउंटर्स हैं जहां पर खबरों का रिएक्शन आएगा। अरमान के पास है वो लिस्ट। अरमान, मॉर्निंग बताइए। जी, सबसे पहले कोल इंडिया जो कि हमारी खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। कोल इंडिया ने BHEL, IOC, गेल के साथ जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए जो किया MOU किया है वो 2030 तक देश में 100 मिलियन टन जो कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य किया है। सेल जो रिपोर्ट से सरकार ने भद्रावती स्टील के विनिवेश प्रक्रिया पर रोक लगाई है, उसका रीजन ये है कि जो बिड्स उन्होंने मंगाई थी वहां पर बहुत कम बोली आई है, उसके चलते ये डिसीजन लिया गया है। वेदांता लिमिटेड जो जनरल रिजर्व से बैलेंस शीट में कैश ट्रांसफर करना है उसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अमेरिका रूस से आने वाले एल्यूमिनियम पर पूर्ण तरह बैन लगाने के पर भी विचार कर रखा है और उनको तीन तरीके के विचार कर रहे हैं। एक तो पूर्ण तरह बैन लगाना या फिर इसमें इतना तारीफ लगाना, मतलब इतना टैक्स लगाना, ड्यूटी लगाना कि वो इफेक्टिवली बैन के बराबर ही हो जाए और उसी के साथ साथ उन कंपनियों पर सैंक्शन लगाना जो प्रोडक्शन कर रही है। वरुण बेवरेजेस जहां पे पेप्सिको ने जो तिमाही के नतीजे हैं वो जारी किए हैं और उन्होंने भारत में कंपनी के वॉल्यूम में लगभग 11% की बढ़ोतरी बताई है। उसी के साथ साथ आय का गाइडेंस भी उन्होंने 10% से बढ़ाकर 12% किया है। मार्क्संस फार्मा कंपनी को 800 करोड़ यूनिट प्रति साल कैपेसिटी बढ़ाने का प्रस्ताव था और उसे मंजूरी मिली है और उसमें कंपनी ने जो बढ़ाने की प्रस्ताव बढ़ाने के लिए जो अगर आप देखेंगे 800 करोड़ यूनिट तो उन्होंने बढ़ानी है और इसके लिए जो लागत लगेगी वो 200 करोड़ की लगेगी और इसको कैपेसिटी को 2 साल के अंतराल में जो टोटल है इसको प्रस्ताव को बढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग जहां पे अंत में इस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड ने 10 रुपए प्रति शेयर जो है सिर्फ वो वन टाइम स्पेशल इंटरिम डिविडेंड की जो बात करी थी हमने, वन टाइम स्पेशल इंटरिम डिविडेंड वो सिर्फ 10 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया है। उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 25 अक्टूबर। ओके, तो ये है आपके लिए खबर और सिर्फ 10 रुपए। अरमान, ये तो हम कितना 200-250 का अनुमान 250 रुपए मिनिमम, तो इतना कैश तो एक म्यूचुअल फंड वो सब मिला के इतना तो बनता था, तो शेयर होल्डर्स को काफी डिसअपॉइंट होने वाला है। डेफिनेटली 10 रुपए ही आया। सिर्फ इसी खबर पर वो 20-25% ऑलरेडी रैली कर चुका है। एक्शन इस पे बन रहा था। खैर, हमने पहले भी कवर किया है, मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करी है बट फिलहाल तो कुछ असर नहीं है। देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डिविडेंड का आंकड़ा इसके लिए आपको आते हुए दिखाए। आइए कुछ और भी खबरें रह चुकी हैं, कुशल बताइए। बिल्कुल, तो खबरें काफ़ी सारी हैं जिसमें महाराष्ट्र सीमलेस फोकस में रहेगा। 17 अक्टूबर यानी कि सोमवार को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। बोनस शेयर के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। मोंटे कार्लो फैशंस ने अपना Q2 अपडेट दिया है जहां पर कंपनी की आय में लगभग 5% की ग्रोथ रही है और H1 FY23 के हिसाब से 29% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर एंटनी वेस्ट हैंडलिंग पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव Q2 अपडेट है जिसमें कुल ऑपरेटिंग आय लगभग 12% बढ़ती हुई दिखी है सालाना आधार पर। और साथ ही कंपनी का कलेक्शन और ट्रांसफ़र कारोबार में कंपनी ने 0.42 मिलियन टन्स मैनेज किया है यानी कि लगभग 8.1% की ग्रोथ यहाँ पर भी इनको देखने को मिली है। सुवेन लाइफ साइंस पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर कंपनी के राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी मिल गई है और 55 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये राइट्स इशू जारी करते हुए दिखेंगे और रेशियो 1:2 का रखा गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की कंपनी को मंजूरी मिल गई है। वेरांडा लर्निंग सोल्यूशंस यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है।
कंपनी ने जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है और यहाँ पर अधिग्रहण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले फेज में लगभग 76% हिस्सेदारी के लिए ये 338 करोड़ रुपए कंपनी जो है देती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से ये फोकस में है। और अंत में बल्क डील में अंबर एंटरप्राइज क्या है जेके शाह का? हाँ, क्या है ये अधिग्रहण जो किया, वो कंपनी क्या है सर? आई थिंक ये सीए ट्यूशंस देती है। आई थिंक क्या है, पास में पूछ लो अरमान। सर इसी से पूछा था अच्छा, इससे पूछा था। हाँ तो सीधा बोलो ना, अरमान ने बोला कि सीए ट्यूशन देती है। मुझसे भी पूछ लो। हाँ सर, मैंने भी पढ़ाई की है जेके शाह से। अच्छा अच्छा ओके। मतलब 1991 या 92। वेल एस्टैब्लिश्ड। हाँ बहुत पुरानी फर्म। अच्छा, काफी पुरानी है। उस जमाने में तो बहुत बड़ा नाम हुआ। होर्डिंग्स वगैरह तो देखते थे सर। हम अकाउंट्स में मैथ्स ये सब। और भी ना भीड़े कपासी भी थे। हाँ, भीड़े कपासी, सुख सागर। आजकल कौन सी चल रही है सर? एक तो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी मेरे टाइम पर, अभी मेरे को रिसेंट टाइम में। तुम्हारा टाइम कौन सा मतलब? कितने साल हो गए सीए करके? सर 5-6 साल। हाँ तो कोई बहुत पुराना। हमारे अभी तक खत्म नहीं हुआ, 30 साल कर लिए हो गए फिर भी। सर वो जब जेके शाह की बात होती है तो अब सब जने बात जरूर करते थे कि यार कितना कमाती होगी, कितना कमाती। तो इस बार उन्होंने सर्कुलर में दिया है कि कितना कमाती है। अच्छा, अभी जरा बैक टेस्टिंग करना है डेटा की। सो वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस पर ये इंटरेस्टिंग खबर है। साथ ही अंबर एंटरप्राइजेस यहाँ पर बड़ी डील होती हुई दिखी है, जिसमें आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लगभग 1.8 लाख शेयरों की बिकवाली की है 2284 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और इसीलिए इनकी हिस्सेदारी 3.2% से घटकर 2.66% अब हो गई है। ओके, तो खबरें, बल्क डील्स ये तो आपके सामने आ गई, नतीजे भी आ गए, पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं इन सब पर, ये भी जान लेते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो जो आईटी के नतीजों पर रिपोर्ट्स हैं इनके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। विप्रो के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 9 रिपोर्ट्स हैं पूरी विप्रो पर मेरे पास। इनमें से 2 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने अपने थोड़े से व्यू को बदला है, हालांकि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। जैसे एचएसबीसी है, होल्ड की राय को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 450 से घटाकर 445 कर दिया है। सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं, 365 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 370 कर दिया है। बाकी सब ने अपने टारगेट प्राइस और रेटिंग दोनों को एकदम कॉन्स्टेंट रखा है। और कमेंट्री के हिसाब से भी अगर आप देखें तो सबका कहना है कि नतीजों में कुछ ज़्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं है। सीएलएसए मान रहे कि इनलाइन है। मैक्वायरी का कहना है कि कॉशियस गाइडेंस है अगली तिमाही के लिए, और साथ में अगर आप देखें तो क्वार्टर इन्हें अच्छा लग रहा है। बाकी सबका कहना है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और अब फिलहाल अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो है थोड़े से सस्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन नतीजे थोड़े से निराशाजनक ही हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। सबसे कम लक्ष्य जो है जेफरीज दे रहे हैं अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 360। जेपी मॉर्गन का भी सेम लक्ष्य 360 रुपये का। और सबसे ज़्यादा बुलिश अगर विप्रो पर कोई है तो मैक्वायरी है, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 540 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा एचसीएल टेक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 7 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग भी देखे तो अंडरवेट से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है, लक्ष्य 870 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। इसके अलावा एचएसबीसी देखिए खरीदारी की राय देने, लक्ष्य 1145 से बढ़ाकर 1150। जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 820 से 850 कर दिया है। सिटी ने न्यूट्रल की दी है, 900 से 985, 952 की क्लोजिंग है। और सबको अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया लगे हैं और साथ में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है तो इसके बाद ईपीएस के अनुमानों में भी अपग्रेड किया गया है। तो विप्रो यहाँ पर थोड़े नतीजे कमज़ोर साइड पर है। एचसीएल टेक के नतीजे लगभग सभी को पसंद आए। एचसीएल टेक के तो नतीजे पसंद आए हैं, जैसे हम बात भी कर रहे थे। विप्रो पर थोड़ा मिला जुला रिएक्शन आपको दिख रहा है। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1050 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है, 809 की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि सिटी बैंक की जो डील है थोड़ी टफ है, लेकिन कोई बड़ा गेम चेंजर नहीं है। हालांकि इनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक सुधरा है और आगे जाकर ग्रोथ का भी अच्छा फोरकास्ट लगाकर चल रहे हैं। मारुति यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो 7374 से बढ़ाकर 7557 कर दिया है। हालांकि 8657 की जो है 87 की जो है ऑलरेडी क्लोजिंग चल रही है। आईटीसी यहाँ पर सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 355 रुपये के लक्ष्य के लिए।
एशियन पेंट्स पर जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय दी है, 3450 का लक्ष्य दिया है। फार्मा स्टॉक्स पर बहुत सारी रिपोर्ट है। आप जेफरीज देखिए सन फार्मा पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1090 से बढ़ाकर 1108 कर दिया है। डेविस लैब पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 3368 से घटाकर 3143 कर दिया है। बड़ा टारगेट कट डेविस लैब पर आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल पर जेफरीज ने जो है खरीदारी की राय दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 5080 से घटाकर 5058 कर दिया है। सिप्ला पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1223 से घटाकर बढ़ाकर माफ कीजिएगा 1286 कर दिया। और अंत में डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी देखिए जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 5224 से घटाकर 5145 कर दिया। ओके, तो ढेर सारे ये स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है भरपूर, लेकिन आज के अपग्रेड्स तो सबसे ज्यादा अगर कही है तो वो विप्रो पर है, राइट? तो विप्रो आज रहेगा एक्शन में। देखते हैं 4 ब्रोकरेजेस ने किए हैं नतीजों के बाद इसके अपग्रेड। बढ़ते आगे, अब वक्त है सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अगर मैं अनिल जी संदीप जैन साहब होता तो मैं बोलता कि मैं रेडी नहीं हूं, और वाकई अनिल जी मैं रेडी नहीं था। मैं तो लेट जुड़ा था और मैं सोच रहा था मेरा नंबर दूसरा तीसरा आएगा। और मेरा पिक ऑफ द डे है एस्टेक लाइफ साइंसेज। एस्टेक के अंदर एक अनिल जी कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 1990 का मैंने स्टॉप लॉस दिया है। स्टॉप लॉस पास में ही है, बट थोड़ा सा वेट करें, अगर नीचे में जाता है तो 1990 के नीचे सस्टेन होना चाहिए एग्जिट करने से पहले। और 2135 2135 के मेरे टारगेट है। एस्टेक लाइफ साइंसेज मेरा पिक ऑफ द डे है। लेट उठने की कोई खास वजह बंसल जी? अनिल जी देखिए, आज करवा चौथ है तो सुबह सुबह सरगी वर्गी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। देखिए फास्ट तो नहीं रख पाया अनिल जी मैं, लेकिन जितना मेरे से बन पाता है उतना मैं हेल्प करता हूँ, तो इस चक्कर में अनिल जी लेट हुआ हूँ। अच्छा, तो मतलब बंसल जी को भी कुछ करना रहता है? हाँ, पता नहीं, मतलब दीप को तो खैर सवाल मुझे तो डिपार्टमेंट ही नहीं दीप का। आइए, कुणाल जी और साथ ही किरण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो इन दोनों को देखकर ही हमें पता चला कि आज वीकली एक्सपायरी है। हाँ। तो आप दोनों को सुप्रभात। किरण जी बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। मेरा आज भी नोटा है अनिल जी। कोई डायरेक्शनल बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, तो मैं नोटा के साथ जाना चाहूंगा। किरण जी का ना टाई लगाने का मूड है, ना सूट पहनने का मूड है, और नहीं कोई पिक देने का मूड है। तो किरण जी हम अब आपको आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हो सकता है किरण जी फास्ट भी कर रहे हो तो आज काम मतलब मैं आ जाता हूँ बस, ठीक है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले आप सभी को अनिल जी मेरी ओर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। और अनिल जी जो आप में से विवाहित हैं, आप जैसे लोग हैं अनिल जी, उन सभी का दाम्पत्य जीवन ऐसे ही सुखमय बना रहे। और जो लोग अभी तक अनिल जी विवाहित नहीं हैं आपके आस पड़ोस में, उनको अनिल जी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी अनिल जी वो भी इस सुख को भोगें। तो ये शुभकामनाएं अनिल जी सबको पास ऑन कर दीजिएगा आसपास। बिल्कुल सर, हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन शुभकामनाओं के लिए। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है BHEL पर अनिल जी मैंने खरीदारी की राय दी थी 3 तारीख को, और उस खरीदारी की राय के बाद एक बड़ा मूव आता हुआ देखा। 64 रुपए तक का मूव आया, उसके बाद स्टॉक वापस करेक्ट होकर कल के ट्रेड में मैंने पाया कि नीचे के लेवल से बड़ी शानदार रिकवरी हुई। तो मुझे BHEL का चार्ट बड़ा ही शानदार लग रहा है। मेरी राय में खरीद करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 60 रुपए 25 पैसे पर, 60.25 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट ही 64 रुपए का है और इवेंचुअल टारगेट 68 रुपए का है। तो 64 और 68 के टारगेट्स के लिए BHEL में खरीदारी कराएं। तो ये है आपके लिए BHEL पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। आइए, सुमित जी हैं हमारे साथ तैयार। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे को जो स्टॉक बढ़िया लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है M&M। ऑटो सेक्टर के अंदर कल एक चाल देखने को मिली थी। M&M भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा करेक्शन के बाद साइडवेज मूव दिखा के अब वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M के अंदर खरीदारी करें 1240 1245 के आसपास, 1225 के आसपास या 1225 के नीचे इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। M&M के अंदर जो यहाँ से ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं
₹1275 से लेके ₹1280 तक के लेवल M&M में यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो खरीदारी करें 1225 के स्टॉप लॉस से 1275 1280 के टारगेट्स ले। परफेक्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब मुलाकात करते हैं सिमी जी से। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से भी एक मतलब पिक ऑफ द डे होगा और मैं नतीजे के सीज़न है और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर पूरा फोकस में रहना चाहिए और आईटी में एक मिड कैप है जिसमें रिसेंट पास्ट में कोई भी वीकनेस नहीं था, पूरा आईटी को आउट परफॉर्म किया है और आईटी में एक अच्छा नतीजा अगर आएगा तो उसके बाद उस स्टॉक में जो पहले से ही ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसमें अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए। स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़, जो मेरा रडार पर है और 2-3 महीने पहले से ही है। ये स्टॉक मैंने पहले भी कई बार मैंने रिकमेंड किया है और वो स्टॉक कल भी अच्छा परफॉर्म किया था। आज भी मुझे लगता है कि HCL टेक का जो भी परफॉर्मेंस आया है, जो भी रिजल्ट्स आया है, उसके बाद पूरा आईटी सेक्टर फोकस में रहना चाहिए। KPIT टेक में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 660 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 690 का पहला टारगेट, 700 का दूसरा टारगेट के लिए KPIT टेक्नोलॉजीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा। तो ये है KPIT टेक, एक और आईटी स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से लगातार सिमी जी का फेवरेट रहा भी है, कुणाल जी राकेश जी का भी रहा है। आइए बढ़ते आगे और अब सेठी साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। सेठी साहब से पहले जाने जाए आज की पसंद का शेयर। सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बाजारों में तो क्लियर कट कोई ट्रेंड है नहीं, एक दिन बढ़ते हैं एक दिन घटते हैं और आज शाम को यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं उस पर नज़र बिल्कुल रहेगी। जो फिगर्स है अगर वो पॉजिटिव आते हैं, मतलब कम आते हैं थोड़ा भी इन्फ्लेशन, तो फिर तो बाजार में एक बहुत बड़ी तेजी, अच्छी तेजी होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे माना जा रहा है कि अब इन्फ्लेशन वहाँ पे भी पीक आउट हो गया है या फिर जो भी कदम उठाए हैं फेड ने पिछले कुछ महीनों में, जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उसका कुछ असर होता दिखेगा तो फिर दैट वुड बी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स। बट यू नेवर नो, अगर वो कुछ नहीं होता है तो फिर बाजार कल गिर भी सकते हैं। बाकी अनिल जी, आज के लिए जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो एक कॉन्ट्रारियन बेट है, मेटल स्टॉक है हिंडाल्को। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल स्टेटमेंट्स आए हैं यूएस से, जो रशिया में से एल्यूमिनियम को वो बैन करने वाले हैं, तो उसका एक बड़ा फायदा पूरे एल्यूमिनियम स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम में प्राइसेस इंटरनेशनली भी बढ़े हैं। मुझे लगता है हिंडाल्को में आज खरीदारी करनी चाहिए। 415 का मेरा टारगेट और 395 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए, हिंडाल्को में खरीदारी करें। और जिस तरह का माहौल बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, जहाँ रशिया से एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने पर बैन करने की बात अमेरिका कर रहा है, उससे सारे एल्यूमिनियम में तेजी बनी है 7% की। स्टॉक्स भी मजबूत रह सकते हैं, नई चीजें ढूंढते रहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ाने की। हाँ, कुछ लोग मतलब खुद ही अपने मतलब कोई तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी पे डांस कर रहे हैं, वैसा हाल है। 100%। आइए सेठी साहब, ये तो एक शेयर हो गया, आपकी लिस्ट में तो अनेक शेयर होते हैं। बताएं सर, और क्या क्या पसंद है आपको? हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी वापस एल्यूमिनियम वाली थीम का, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की सलाह। 75 का टारगेट, 68 का स्टॉप लॉस। ये दोनों तो हो गए एल्यूमिनियम वाले। और मुझे लगता है इसी तर्ज पे वेदांता ऑल्सो शुड डू वेल। उसमें खबरें भी है, जो कल रिजर्व्स पे ट्रांसफर किया है, जो सॉरी रिजर्व्स को रिटेन अर्निंग्स पे ट्रांसफर किया, तो मुझे लगता है प्लस एल्यूमिनियम का भी उनके पास भी काफी अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो वेदांता भी अच्छा ही रहना चाहिए। बाकी जो तीसरा स्टॉक है अनिल जी, इन्फोसिस पे खरीदारी करने की सलाह है। आज एक अहम दिन है। एक तो जिस तरह के कल HCL टेक के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कि इन्फोसिस के नतीजे भी अच्छे रहेंगे। और फिर एक अनसर्टेनिटी जो रहेगी बाजार में दिन भर, कि शाम को बाईबैक का अनाउंसमेंट आना है, वो टेंडर रूट से होना चाहिए, फिर कितना बड़ा बाईबैक आता है, क्या प्रीमियम पे आता है। मेरा ये मानना है 10 से 15% के प्रीमियम तो डेफिनेटली रहेंगे, और अगर वो टेंडर रूट से आता है तो स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 1475 का टारगेट, 1410 का स्टॉप लॉस। ये जो रेट्स दे रहा हूँ ये कैश मार्केट के लेवल्स है। चौथा स्टॉक रहेगा HCL टेक, जिसके कल नतीजे आ गए। नतीजे बहुत ही अच्छे थे, हर फ्रंट पे मार्केट एस्टिमेट्स को बीट किया है। स्टॉक पिटा हुआ भी है, ज्यादा चला नहीं है, प्लस वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी सस्ता है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 975 का टारगेट, 940 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक सीमेंट स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है, JK सीमेंट। 2525 पे बंद हुआ है, सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज अच्छा करना चाहिए। 2575 का टारगेट, 2505 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये आपके लिए 5 और स्टॉक है, 4 तो आपके सामने लिखे हैं और इसके अलावा वेदांता भी पसंद है। तो हिंडाल्को, नेल्को और वेदांता 3 मेटल स्टॉक्स पसंद है एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने की वजह से। आईटी में इन्फोसिस और HCL टेक पसंद है सेठी साहब को। JK सीमेंट एक और स्टॉक है, ये भी FNO का ही है, ये है पसंद सेठी साहब को। आइए पालिया साहब भी हमारे साथ है तैयार। सुप्रभात पालिया साहब, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी ज्योति लैब।
ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों में बाइंग एक्शन देखने को मिला है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और मंथली चार्ट पे देखें तो एक इसने कंसोलिडेशन रेंज का मल्टी मंथ ब्रेकआउट भी यहाँ पे करते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे 218-220 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 199 का। तो ज्योति लैब बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ज्योति लैबोरेटरीज यहाँ पर करें आप खरीदारी 215-220 के टारगेट्स के लिए। तो ढेरों स्टॉक्स हैं और आज फिर से हम देख रहे हैं कि सारी की सारी बाय कॉल्स ही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हिंडाल्को नाल्को तो सेठी साहब ने कवर कर दिया। एक बार वेदांता पर भी राय ले ली जाए क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस में जो उछाल आया है इसका फायदा वेदांता को भी मिलेगा। सिमी जी चार्ट्स पर वेदांता जरा देखें, इस पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलेंगे? कल डेज हाई पर यह भी बंद हुआ था। अच्छा चार्ट है दीपांशु। मुझे लगता है कि कल का जो लो था वो लो अगर आज सुबह का वीकनेस में अगर होल्ड हो जाता है, 280 क्रिटिकल सपोर्ट है और ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। 280 का सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो 295 से 300 का टारगेट तो मिनिमम डेज में देखने को मिल सकता है। तो ये तो मेरा 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन का नज़रिए से मैंने व्यू दिया। पर ओवरऑल अगर जुलाई महीने में जो बॉटम इसने बनाया था उसके बाद से ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, तो पूरा सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी कारण से 300 के ऊपर जाके ये स्टॉक 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज दे पाता है तो 320-25 का भी लेवल इसमें देखने को मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म में। चार्ट काफ़ी शानदार है। मुझे लगता है कि शायद इस स्टॉक ने एक बॉटम फॉर द टाइमिंग बना दिया है। बॉटम बन चुका है और अब अच्छा एक्शन आना चाहिए। आज तो खबर का भी सपोर्ट इसको रहेगा। कमोडिटी से जुड़ी एक और कंपनी कोल इंडिया। किरण जी जरा इस पर एक बार अपनी राय दें सर। हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। BHEL, IOC, गेल और कोल इंडिया इन्होंने कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। कल भी थोड़ा एक्टिव था, 3% ऊपर बंद हुआ है कोल इंडिया। आज के लिए किरण जी कोल इंडिया के लेवल सर। किरण जी ऑडियो म्यूट हो गया सर। सॉरी जी। देखिए शानदार चार्ट पैटर्न है। पिछले 3 दिन के करेक्शन के बाद कल एक बार एक अच्छा मूव अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। तो मेरा मानना है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मेरे टारगेट्स 240-245 के देखने को मिलेंगे अगले 1-2-3 दिन में। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। अब लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस 230 का रहेगा जो कि ₹2 नीचे है। तो इधर बाय करने की सलाह है। ओके तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। कमोडिटी से जुड़े स्टॉक्स यहाँ पर आपको आज एक्शन आते हुए दिख सकता है। और कहाँ पर रहेगा बाजार का एक्शन खुलने की तैयारी? आज रुपया कैसे परफॉर्म करेगा? 2 दिनों से तो स्टेबल रहा है।